नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। ये ठीक है कि राजनीति में ना मोहब्बत उम्र भर को होती है ना अदावत, लिहाजा 23 साल पुरानी सियासी दुश्मनी लांघकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का जयभान सिंह पवैया की देहरी पर पहुंचना भले हैरान न करता हो, लेकिन पवैया जिनकी राजनीति की जमीन ही महल का विरोध कही जाती है, खुद सिंधिया के लफ्जों में उनके साथ अतीत को विसार कर नए संबंधों की नींव सवाल तो खड़े करती है। पहले पिता माधवराव सिंधिया की पार्टी से किनारा, फिर उनसे जुड़ी हर सियासी रंजिश की गठान खोलते सिंधिया क्या वाकई अब बीजेपी में अर्जुन की तरह केवल भविष्य पर निगाह टिकाए हुए हैं? चाहे फिर उस रास्ते में अपने पिता के सियासी दुश्मन ही क्यों ना आए, उनसे भी बगलगीर होना पड़े तो वो भी मंजूर। क्या सिंधिया की ये तैयारी 2023 के लिए है, या ग्वालियर चंबल की राजनीति में एक कांटा निकाल कर दूसरे कांटे से निपटने का दांव है? ये ग्वालियर की सियासत में सिंधिया की राह में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर कौन है, ये बताने की जरूरत है क्या? सिंधिया का 3 दिन का मध्य प्रदेश का दौरा आज खत्म हो रहा है। इस दौरे में बीजेपी के हर वर्ग और विचारधारा के नेता से सिंधिया ने की मुलाकात। लंच, डिनर, चाय के साथ सौजन्य और संवेदना की इन मुलाकातों को सियासत से परे रखकर नहीं देखा जा सकता। 3 दिन की 13 मुलाकातों में सिंधिया की गाड़ी ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर का रुख क्यों नहीं किया, सवाल यह भी बना हुआ। सिंधिया का बीजेपी में मुंह दिखाई के बाद सबसे पहले उनके खिलाफ विरोध दर्ज कराने वाले पवैया क्या अब ग्वालियर चंबल की राजनीति में सिंधिया की नई पतवार बनेंगे? सवाल यह है कि इन 3 दिनों के दौरान एमपी में हुई सिंधिया की मुलाकातें क्या 3 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी है? एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है जिससे हम पूछेंगे सवाल और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, तेईस बरस पुरानी सियासी अदावत टूट रही है इस तस्वीर में। 1998 के मध्यावधि लोकसभा चुनाव के बाद अपने विरोधी जिन जयभान सिंह पवैया की वजह से दिवंगत कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया ने ग्वालियर की सियासत छोड़ दी, उस छूटे टूटे सिरे को पकड़ने पहुंचे थे आज ज्योतिरादित्य सिंधिया। अतीत को भुलाकर पहुंचे या अतीत को भुलाने पहुंचे, लेकिन ये मुलाकात भविष्य की नींव बने, ये ख्वाहिश उनके बयान में भी सुनाई दी। अतीत अतीत होता है, वर्तमान और भविष्य पे पवैया जी और हम दोनों कार्य करते हैं, और जो उनका साथ और उनका प्रेम आज मुझे मिला है, मैं अपना बहुत अनुभव है उनका, बहुत लंबा एक कार्यकाल रहा है, उसका लाभ मुझे आने वाले समय में मिलेगा। जयभान सिंह पवैया ने इस मुलाकात को सियासत से दूर शोक संवेदना के मद्देनजर हुई मुलाकात बताया, लेकिन सवाल तो उठेगा कि पवैया अब सिंधिया की पतवार बनेंगे क्या? तो शोक संवेदना है, पॉलिटिकल सेलिब्रेशन से हटकर हुआ करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा मिलकर हमारी फैट आज की पूरी तरह पारिवारिक और संवेदनाओं की दृष्टि से थी। कांग्रेस की निगाह में सिंधिया पवैया मुलाकात बीजेपी में जमीन तलाश रहे सिंधिया का नया दांव है। अब वो अपनी जमीन ढूंढ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी स्वीकारता कैसे है, वो कहाँ कहाँ संभावनाएं तलाश है। अब दर दर उनको जाना पड़ेगा। कांग्रेस में तो महाराजा की घूम का, अब एक एक घर उनको जाना पड़ेगा, ना जाने कितने ही लोगों से उनको मिलना पड़ेगा। ये तस्वीर गवाही है इस बात की कि राजनीति में स्थायी कुछ भी नहीं, ना मोहब्बत ना अदावत। लेकिन क्या ये मुलाकात इस बात की तस्दीक भी है कि 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं सिंधिया? जवाब तो देना होगा। ग्वालियर में सुशील कौशिक और जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं जेपी धनोपिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत धनोपिया जी का। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, प्रदेश मंत्री हैं भाजपा के और बड़े युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। रजनीश जी का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश निगम त्यागी। दिनेश जी का भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे रजनीश अग्रवाल जी से।
तो रजनी जी, ये जो 3 दिन की 13 मुलाकातें क्या कह रही हैं, और बहुत सारे सवाल इसको लेके सियासी गलियारों में चल रहे हैं कि इतनी पुश्तैनी जिनसे दुश्मनी थी उनके भी घर हुआ है सिंधिया जी। रजनी जी, देखिए, जिस प्रकार की मुलाकातें हुई हैं वो निश्चित तौर पर आप सबके सामने है कि तमाम परिवारों में, शोकाकुल परिवारों में अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करने आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पहुंचे हैं। और हमारा जो राजनीतिक समाज ही क्यों ना हो, एक दूसरे के तौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी भले ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसे मौकों पर जरूर एक दूसरे के घर जाते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि कोई 2-5 साल में हर एक घर में ऐसा मौका आ जाए, लेकिन जब जब ऐसे मौके आते हैं एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, कोई किसी पार्टी का क्यों ना हो। मुझे लगता है कि ये तमाम प्रकार का जो मिलना मिलाना है वो संवेदना प्रकट करने के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। इसमें राजनीति का कतई कोई कारण नहीं है, क्योंकि कई ऐसे पार्टी के लोगों एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए मेरा, भारतीय जनता पार्टी एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए मेरा रजनी जी। नहीं, दूसरे नेता मुझे याद है कुछ सालों पहले एक और कैजुअल्टी हुई थी पवैया साहब के यहाँ, तब आप कह रहे हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता छोड़कर ऐसे मौके पर जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जाना चाहिए। कुछ सालों पहले एक बार वो एक और कैजुअल्टी उनके यहाँ हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, तब नहीं गए थे सिंधिया परिवार से कोई भी व्यक्ति? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है उस समय की, लेकिन उन्होंने संवेदनाएं तो प्रकट की ही होंगी। और ये सभ्य समाज का और भारतीय संस्कृति का ये परंपरा मुझे लगता है किसी से छिपी हुई नहीं है, किसी से ढूंढना ठीक बात नहीं है। पहली बार घर गए हैं, चलिए खैर कोई बात, ठीक है, पहली बार गए। एक बार जेपी धनुपे जी को इन कर लेते, फिर दिनेश जी के पास जाएंगे। धनुपे साहब, ये यहाँ भोपाल की मुलाकातें बहुत बारीकी से आपने देखी। रजनी जी इतनी मासूमियत से कह रहे हैं कि आप सबको पता है, हमको कैसे पता होगा कमरे के अंदर क्या बात हो रही खाना खाते वक्त, लेकिन उन्होंने कहा आप सबको पता है यहाँ की मुलाकातों में क्या हुआ और वहाँ की मुलाकातों में क्या हुआ। तो हमको तो पता नहीं चल पाया, आपको कुछ पता चल पाया धनुपे साहब, इन मुलाकातों के मायने क्या है? प्रवीण जी, रजनीश जी की बातों को मान लीजिए भाई, उनकी बातें हो सकती है सही हो, क्योंकि वास्तविकता ये है कि राजनीति में अब राजनीतिक लोगों की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। उनके दिल के अंदर क्या है, जवान के अंदर क्या है और उसके भावार्थ क्या है, अब लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए राजनीति बदनाम हो गई है और नेता बदनाम हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के घर वो गए, लोगों से मिलने के लिए गए, यहाँ 2 ही बातें सामने निकल के आती है। आदरणीय त्यागी जी आज साथ में शामिल हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था कि सिंधिया जी एक फाइल लेके घूमते रहे, जगह जगह ठोकरें खाते रहे, लोगों ने उनको सुना नहीं, स्वीकार नहीं किया और अपने दर्द दबाए चले गए। तो वो गिड़गिड़ाने के लिए या अपना सौदा याद दिलाने के लिए लोगों के पास गए कि भैया मैंने सबको दावत पे लगा के आया, मेरे लोगों को एडजस्ट करो, मेरे वो करो। और आज ये हालत है कि जहाँ कांग्रेस पार्टी में 6 मंत्री थे, 10 मंत्री की भारतीय जनता पार्टी बने, इसके बाद भी उनकी जो सत्ता लोलुपता की भूख है वो खत्म नहीं हो रही है। आज भी वो और पद चाहते हैं, लोगों को करना चाहते हैं, खुद भी केंद्रीय मंत्री बनना चाहते हैं। ये सारी चीज़ों के चक्कर में घूमते फिर रहे हैं और रहे हैं। और वही स्थिति है कि आदमी क्या नहीं करता, मरता क्या ना करता वाली स्थिति है। आदरणीय आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज से 5 साल पहले पवैया जी परिवार में गमी हुई थी कि सिंधिया जी के यहाँ से कोई भी व्यक्ति कंडोलेंस क्या 2 शब्द संवेदना के बोलने भी नहीं गया था। आज वो कितने दिनों के बाद उनके गए हुए हैं, आपके सामने स्थिति है, क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरा सहारा यही लोग हैं, अगर ये लोग मेरे को वो नहीं करेंगे तो मेरा होगा क्या है। क्योंकि भविष्य तो कहीं ना कहीं 2023 तक ही है। ये 2023 के बाद तो ये लोग आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। आप देख लेना, सिंधिया जी क्या हो सकता है टिके रह जाए 15 दिन में, बाकी इनके इतने 7 लोग आए हुए हैं, या तो टिकट नहीं मिलेगा या कौन लोग ढूंढने नहीं मिलेंगे, नहीं दिखेगा। इसलिए अभी गिड़गिड़ाना उनके आसान मजबूरी है। इनके जो समर्थक लोग हैं वो ढूंढने नहीं मिलेंगे, ना उनको टिकट मिलेंगे और टिकट मिलेगा तो हार जाएंगे। अच्छा, समर्थक ढूंढने नहीं मिलेंगे। दिनेश जी को इन कर लेता हूँ, दिनेश निगम त्यागी जी को इन कर लेता हूँ। पर्याप्त वक्त दिया, पहले सवाल में माफ कीजिए रोकूंगा। दिनेश निगम त्यागी जी, आप कैसे देखते हैं लगातार जो यहाँ की बैठकें हुई, जो ग्वालियर में बैठकें हुई, और मेरी समझ से आपको भी जानकारी होगी कि मेरी सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक पवैया जी के यहाँ पहली बार गए। दिनेश जी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चंबल ग्वालियर अंचल में महल का विरोधी कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो जयभान सिंह पवैया का है। बाद में कुछ नाम जुड़े, प्रभात जी ने भी बीच में बहुत विरोध किया और भी नेता जुड़े, लेकिन पवैया सबसे मुखर और विरोधी थे महल के। इस कारण ये राजनीति है। प्रवीण जी एक बात समझ लीजिए कि अब किसी भी दल में विचारधारा की राजनीति नहीं बची, न कांग्रेस में न भाजपा में। भाजपा को सत्ता से मतलब है, इसलिए सिंधिया वहाँ पहुँच गए
और सिंधिया जी को विचारधारा से मतलब नहीं है, इसलिए कांग्रेस छोड़ दी। तो विचारधारा से अब किसी का लेना देना नहीं है, पूरा मतलब पद, प्रतिष्ठा और क्या लाभ कहाँ मिलेगा इससे है। सिंधिया जी को लगभग 15 माह हो गए कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए। राज्यसभा का सदस्य बने भी उनको लंबा समय हो गया। उनको केंद्रीय मंत्री बनना था, इस इच्छा में है, उम्मीद में है, कहा भी जा रहा है जब भी विस्तार होगा मंत्री बनेंगे, लेकिन सिर्फ इंतजार हो रहा है। जब उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया था अपने समर्थकों के साथ, तो कुछ ना कुछ वादे हुए होंगे, कुछ बातें तय हुई पूरे भी हुए। शुरुआत में जब सरकार बनी उन वादों को पूरा किया गया। अब क्या क्या वादे हुए थे ना ये सिंधिया जी बता सकते हैं ना भाजपा बता सकती है। इसको लेकर कयास और अटकलें ही लगती हैं राजनीति में। तो सिंधिया के कुछ मंत्री चुनाव हार गए। सिंधिया को पीड़ा इस बात की है, जो हमारी जानकारी है, कि भाजपा ने सीधे प्रद्युम्न सिंह लोधी को पार्टी में लिया, राहुल लोधी को पार्टी में लिया, तत्काल निगम मंडल का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन कांग्रेस सरकार के जो 3 मंत्री थे वो विधानसभा का उपचुनाव हार गए, उनको जगह कहीं नहीं मिली। तो सिंधिया जो चुनाव हारे हैं उनको भी जगह चाहते हैं सरकार में, जो कांग्रेस में उनके समर्थक पदाधिकारी थे उनको संगठन में जगह चाहते हैं। तो ये सिंधिया देख रहे हैं, बहुत दिन से महसूस कर रहे हैं कि उन वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है जो वो चाहते हैं। बीच में खबरें ऐसी चली कि भाजपा के अंदर मेल मिलापों का दौर बहुत चला। नरोत्तम मिश्रा के यहाँ कैलाश विजयवर्गीय का जाना, कैलाश विजयवर्गीय जी का प्रहलाद पटेल से मिलना, प्रभात जी का नरोत्तम मिश्र जी के जाना और बीडी शर्मा और सुहास भगत जी के साथ सबका मिलना। तो ये एक लंबा दौर चला। ये दो तरह की खबरें आई। एक मेन खबर इसकी ये थी कि चूंकि सिंधिया जी आने वाले हैं, उनका दौरा पहले से तय था, सिंधिया नाराज हैं, सिंधिया के लोगों का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, इस कारण सिंधिया का एडजस्टमेंट भी करना है। और एक पूरी लाबी है, जैसे सिंधिया के विरोध में आप पवैया भर का नाम नहीं ले रहे, कैलाश विजयवर्गीय भी सिंधिया के साथ उनके विरोधी हैं। आप रंजीत जी 2-3 चीजें आपने सुनी, दिनोपिया जी को भी सुना, दिनेश जी को भी सुना। एक सवाल मेरा ले लीजिए। गोविंद सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने थोड़ा तल्ख बोला। उन्होंने कहा कि हम लोग तो महाराज की तरह रखते थे, ये तो दर दर भटक रहे हैं महाराज बीजेपी में पहुंचने के बाद। एक बात, और दूसरी, पूरा पावर हाउस ग्वालियर में है। पहले कांग्रेस का पावर हाउस सिंधिया जी के पास था, आपके तो हैं ही, मैं नाम गिनाऊं तो आप जाऊं, इतने बड़े बड़े नेता है। अब सिंधिया जी भी भाजपा में आ गए, तो ये गटमट तो नहीं हो जाएगी स्थिति वहां? देखिए, पहली बात तो जो प्रवीण जी आप कह रहे थे पवैया जी के यहाँ गए नहीं गए, मैं उस बहस को भी एक तरफ रख देता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी परिवार के वो सदस्य हैं और एक सम्मान्य सदस्य हैं, और इस नाते अगर इस परिवार के दूसरे सदस्य के यहाँ कोई शोक का कारण है तो वहां जाना लाजमी है, और वो जा रहे हैं। जो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, संगठन महामंत्री जी, सह संगठन महामंत्री जी के साथ निश्चित तौर पर मैंने आपके साथ में उस दिन चर्चा में था कि राजनीतिक कारण भी होते हैं, संगठन स्वाभाविक है, कुछ सरकार से जुड़े हुए विषय भी हो सकते हैं, वो उनकी आपस की चर्चा का विषय है। लेकिन विचारधारा का जहां तक सवाल है, जो आदरणीय त्यागी जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पर तो ये आरोप है कि ये अपने विचारधारा के कोर को फॉलो करने वाले लोग हैं, चाहे सरकार में बैठे चाहे संगठन में। आज हमने लगातार एक श्रृंखला बना रखी है अपने विचारधारा के मुद्दों को पालन करने की, और लगातार हम अपने विचारधारा के मुद्दों को सिद्ध कर रहे हैं, संगठन में भी और सरकार में भी। हमने कहीं वो एक इतर बितर नहीं हुए। जो आए हैं उन्होंने भाजपा की विचारधारा स्वीकार करना तय किया है, और इसलिए मिलना मिलाना, और ग्वालियर चंबल संभाग में भी नेता 4 हो या बढ़ जाए, लेकिन उनका सबका स्थान और सम्मान सुरक्षित है। कोई किसी के सम्मान पर अतिक्रमण नहीं कर रहा। अच्छा, एक सवाल आपने कहा कि शोक संवेदना के लिए जा रहे हैं, मैं बार बार इस बात को स्पष्ट कर दूंगा, किसको दिक्कत होगी यदि वो संवेदना के लिए जा रहे हैं। सिंधिया जी का दौरा केवल शोक संवेदना के लिए नहीं था, यहाँ जिन जिन लोगों से मिले बाकी लोगों से ही मिले। फिर एक नाम क्यों छूट गया नरोत्तम मिश्रा जी का, वो समझ नहीं आया अभी तक। कल भी परसों भी आपसे कहा था जब बात उठी थी कि नरोत्तम जी का केवल क्यों, बाकी लोग मंत्रिमंडल के सदस्य भी हैं। अब हो सकता है भूपेंद्र सिंह जी ने आमंत्रण दिया हो, गोपाल भार्गव जी ने पहले आमंत्रण दे रखा हो, तो उनके यहाँ जाना उन्होंने तय किया हो। तो ये कोई संगठन का या सरकार का विषय तो नहीं था, तो व्यक्तिगत संबंधों का बुलावा या आमंत्रण या जो भी प्रकार की बात करने का, आप भाजपा के व्यक्ति हो भाई, संगठन सरकार के हिसाब से थोड़ी पूछ रहा हूँ। नहीं, नरोत्तम जी का ही नाम, एक बार धनोपिया जी को ले लेता हूँ, जल्दी तेजी से वक्त फिसल रहा है। नरोत्तम जी का नाम इसलिए कि मैं और तमाम मीडिया एक धुरी तो मानता ही है ना उनको,
एमपी की नहीं, तो सियासत का। एक मिनट संबंध धनुपा जी है को इन कर सिंधिया लेते जी की, कोई हैं। धनुपा दरार साहब, थोड़ी है जब सिंधिया जी को से। सम्मान नहीं मिलता, आऊंगा अब रजनी जी, वक्त रहा तो आऊंगा, वक्त रहा तो आऊंगा। धनोपिया साहब, जब सिंधिया जी को बीजेपी में सम्मान नहीं मिलता तो उनकी फिक्र में दुबले हुए जाते हो आप लोग, दनादन ट्वीट करते हो, देखिए महाराज की क्या हालत हो गई, महाराज की क्या हालत हो गई। अब महाराज को हाथों हाथ ले रहे हैं लोग तो भी दुखी होते हो आप लोग। नहीं प्रवीण जी, हमारे यहाँ कुछ लोग जो इनके लिए पीछे से काम करते होंगे, वो मंत्री बनवाने की तमन्ना में इनके लिए ट्वीट करवा देते होंगे, वरना इनका क्या सम्मान नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। और जो मेरे मित्र आज बोल रहे थे रंजीत जी कि ये भाजपा में आता है, भाजपा की विचारधारा हो जाती है, 2 महीने बदल भी जाती है। पश्चिम बंगाल में मुकुल राय वापस चलेगा टीएमसी में, शायद पता होगा आपको, पहले बीजेपी 2 महीने इन लोग चले गए, तो विचारधारा नहीं तो मौका परस्ती होती है। और वही सिंधिया जी का है, कल सिंधिया जी को लगेगा कि आप कुछ मौका यहाँ पर नहीं है, कहीं और है तो कहीं और चले जाएंगे, बीएसपी में चले जाएंगे। ये कोई भरोसा नहीं है। इन लोग जो आते हैं, जो धोखा देकर आते हैं, वो धोखा देकर जाते हैं। ये आप राजनीति का सिद्धांत मान लीजिए। और राजस्थान चंबल संभाग में एक नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा, दोनों के साथ इनकी पटरी से नहीं बैठ रही। उन दोनों की महत्वाकांक्षाएं मुख्यमंत्री बनने की है, और दोनों के साथ में इनको लगता है कि मेरा भी कुछ क्या होगा, तो ये आपस में एक गुट्ठा हो रहे हैं। और नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, तीनों की विचारधारा, पार्टी भले ही एक हो गई हो कहने के लिए, लेकिन अलग अलग है। और सामंतवादी प्रवृत्ति आज भी सिंधिया जी खत्म नहीं हुई है। दिखावा कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, झुक रहे हैं, लेकिन उनके मन में आज भी बना हुआ गुरूर, और वो गुरूर कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसी भाजपा के जो लोग हैं ना, उनको किनारे पे रखेंगे, कभी सर पे बिठा लेंगे नहीं, ये पक्का मान लीजिए आप। एक बार दिनेश जी, कितनी मुश्किल आएगी? अभी तो चलिए ठीक है, शांति काल चल रहा है, जब टिकट वितरण का आएगा तब कितनी मुश्किल आएगी? सिंधिया जी के लोग, तोमर साहब के लोग, फिर नरोत्तम मिश्रा जी के लोग, फिर इनके लोग, फिर इनके लोग, अब सब एक समाहित हो गए, भाजपा ही हो गए, तो मुश्किल आपको नहीं लगता कि बहुत आएगी? वहाँ ग्वालियर चंबल की सियासत में ज़्यादा गर्मी रहनी है। बिल्कुल प्रवीण जी, सिंधिया जी को ये मालूम है, सिंधिया जी को मालूम है कि मैं भाजपा में आसानी से एडजस्ट नहीं होऊंगा। सिंधिया जी को ये मालूम है कि भाजपा में मेरे बहुत सारे विरोधी हैं, उनका बहुत तगड़ा विरोध रहा है। इसीलिए सिंधिया का जो ये पूरा दौरा है, सिंधिया ये कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उनके विरोधी हैं वो नॉर्मल हो, शांत हो, और आगे चल के उनका विरोध न करें। उनके जो लोगों को टिकट मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले हैं, उसका विरोध न करें। तो सिंधिया का यह पूरा दौरा, सिंधिया की जो कोशिश, जो हर जगह जा रहे हैं, हर स्तर पर मिल रहे हैं, सबको साधने की कोशिश है और खुद को भाजपा के साथ अपने को समायोजित करने की कोशिश है। एक तो पक्ष ये है, दूसरा पक्ष हो पदों वाला जो मैंने बताया, तीसरा जैसे रजनीश जी विचारधारा की बात कर रहे थे, विचारधारा का सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि इससे पहले जो भाजपा थी, इस नेतृत्व से पहले, उसके पहले भाजपा की 2 सीटें आए, 4 सीटें आए, 10 सीटें आए, सत्ता में आए चाहे ना आए, भाजपा उसकी चिंता नहीं करती थी, अपनी विचारधारा पे अडिग रहती थी, एक एक कार्यकर्ता तैयार करती थी और आगे बढ़ती थी। आज भाजपा की अपनी विचारधारा है, ठीक है, लेकिन भाजपा किसी भी विचारधारा के आदमी को सत्ता में आने के लिए लेने में कोई परहेज नहीं करती। भाजपा कोई आदमी सत्ता के लिए नहीं आता, जो है विचारधारा को अंगीकार करके, विचारधारा का स्वीकार करके नहीं आता, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आता है, मतलब के लिए आता है। इसलिए न कांग्रेसियों को विचारधारा से मतलब है और न ही भाजपा को विचारधारा से मतलब है। रजनीश जी जवाब। बस आपके चैनल पर कह दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करता और उसके साथ हो रहे कुल तैयार हो, वो भारत का नागरिक हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, कांग्रेसी हो या किसी भी दूसरी पार्टी में काम करता हो, जो भाजपा की रीति नीति और नेतृत्व को स्वीकार करता है, हमें उसे स्वीकार करने में कतई कोई दिक्कत नहीं है। बड़े उद्देश्य को लेकर काम, हमने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करना है, ना किया है। 370 हटाई, 35 से हटाया, भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, और तमाम प्रकार के जो सीएए जैसे तमाम छोटे बड़े कानून और तमाम प्रकार के हमारे जो वादे थे वो पूरे होने की ओर हैं। इसलिए हम विचारधारा से समझौता नहीं करने वाले। जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत को माता मानते हैं, उनको स्वीकार करने में कोई अड़चन नहीं है, और सब मिलेंगे जुलेंगे, आपस में रहेंगे, इसी समाज के हिस्सा है। अगर वो हमारे नेतृत्व को स्वीकार करते हैं तो क्या दिक्कत है? कुछ दिनों के लिए माता मान के मान लो लौट जाए तो ये अलग मसला है, उसकी गलती है। जो विचारधारा के प्रतिबद्ध नहीं होता उसके साथ ऐसे हो, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। आज पश्चिम बंगाल में 3 से 77 पर है, 40% प्रिंसिपल अपोजिशन, और कांग्रेस 0 सन्नाटा है। 0 सन्नाटा। ये बात धनुपा साहब, जो बाई इलेक्शन हुए उसमें भी आप ठीक नहीं कर पाए। धनुपा साहब, जो बाई इलेक्शन जो आपको छोड़ के गए, जिन्हें आप गद्दार कर रहे थे, धनुपा साहब, हाँ नहीं, वो उतना अच्छा नहीं कर पाए ना, मैंने जो छोड़ गए थे वहां तो खेला हो गया साहब। मैं कह रहा हूँ कि आप चुनाव में तो खेला हो गया, जो कर रही हो, बीजेपी मिलते रहे, जाती रहे, ये मिले, उससे मिले, इस जगह हो, वहां हो, ये आपकी चिंता का विषय क्यों होना चाहिए? उपचुनाव में
नहीं, उपचुनाव में जो हालात हुए थे, जो घेरा फेरी हुई थी, जो खेल हुआ था, वो बड़े लंबे चर्चा की विषय है। आपको भी मालूम है क्या खेल किया इन लोगों ने। चुनाव देखना है तो दम होगा देख लीजिए, चुनाव के कहाँ चले गए। 17,000 वोट से नीचे पड़े दिखे हुए थे ये लोग, सारी पूरी मंत्रिमंडल पड़ा हुआ था, लगा हुआ था। और जो मेरे मित्र बोल रहे हैं हम तो काम करते हैं, तो महंगाई को चरम पे पहुंचा दिया है। कोरोना में लाखों को मरने के बाद सैकड़ों की संख्या भी नहीं बता रहे हैं। ये इनकी देशभक्ति है, ये जनसेवा है इनकी। आम जनता की कमर तोड़ दी इन्होंने, महंगाई को लेकर तोड़ दी, कोरोना की बीमारी में तोड़ दी। मरे लाखों, बता रहे सैकड़ों, जिसे कि मुआवजा देना पड़े, रेड में से इंजेक्शन, सारी बीमारियों कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का कोई चरित्र नहीं है, सिर्फ एक चरित्र है, किसी भी तरह कुर्सी हटाओ, सत्ता खींचो, अगर वोटों से नहीं जीतो तो नोटों से खरीदो, अपनी कुर्सी पकाओ और आगे चलते रहो। और वही के वही लोग जो है बेईमानी करने, भ्रष्टाचार करने हुए लोग डूब रहे हैं। और मंत्रिमंडल तक में अब तो बंटवारे को होने लगा, झगड़ा होने लगा कमीशन को लेकर कि टेंडर कैसे हो रहे हैं, मेरा क्या होगा, मेरा हिस्सा कहाँ है। आप देखिए हालत है भारतीय जनता पार्टी का, चरित्र है। आने वाले चुनाव का इंतजार करिए। 2023 में मैंने आपसे कहा ना कि सिंधिया जी के समर्थक जो इनके साथ गद्दारी कर गए कांग्रेस के लिए, ढूंढा नहीं मैंने, ढूंढे, ये नोट कर लेना। दिनेश जी को ले लेता हूँ, दिनेश जी को ले लेता हूँ, दिनेश जी को शामिल कर लेता हूँ, दिनेश निगम जी को शामिल कर लेता हूँ। दिनेश जी, अभी तक हमने देखा, आप दोनों ही देख रहे थे कि भाई एक पावर सेंटर था बीजेपी में अमूमन, और जब प्रभात जी थे तो थोड़ा दो दिखता था, वो शिवराज जी। अब आपको लग रहा है कि पावर सेंटर बनने की एक होड़ चल रही बीजेपी के अंदर भी? ये प्रवीण जी एक सत्ता की बीमारी होती है। आप याद करिए जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी तब कांग्रेस में कितने पावर सेंटर हुआ करते थे। अब काफ़ी समय हो गया भाजपा को सत्ता में आए, अब भाजपा सत्ता में है तो भाजपा में भी पावर सेंटर है। अब इस समय कैलाश विजयवर्गीय अलग ताकत दावेदार, आपके नरोत्तम मिश्रा अलग ताकत दावेदार, आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी अलग ताकत दावेदार, प्रहलाद पटेल जी, उमा भारती अलग ताकत दावेदार, अब सिंधिया जी एक नए आगे ताकत दावेदार। तो जो स्थिति कभी कांग्रेस में हुआ करती थी ताकतवर लोगों की, उनके इर्द गिर्द लोगों की, जैसे अभी पूरा सिंधिया जी का दौरा हुआ, अगर सिंधिया जी को भाजपा ने स्वीकार कर लिया है तो आप ये देखिए सिंधिया जी के दौरे के दौरान जो सिंधिया के समर्थक नहीं है, जो भाजपाई है, कितने लोग देखे आपको उस दौरे में, कितने लोग उनके साथ गए। सिंधिया जी भाजपा नेताओं के यहाँ गए, सिंधिया के समर्थक जो कांग्रेस से आए हैं वही आपको ज़्यादा समय हर जगह दिखे, इक्का दुक्का कोई आपको दिख जाए तो दिख जाए। तो कांग्रेस में जो स्थिति पावर सेंटर की थी वही अब है। अच्छा, जैसे ये जो विचारधारा की अपनाने वाली बात अभी रजनीश सिंह कर रहे थे, ये भाजपा सत्ता में है इस कारण ये सब लोग आ रहे हैं। मैं जो पहले कह रहा था ना आपको, विचारधारा कारण नहीं आ रहे। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस कारण आ रहे हैं, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है, रुकना पड़ेगा मुझे, दिनेश जी को भी, और तीनों मेहमानों का यहीं पर शुक्रिया भी अदा करना पड़ेगा। लेकिन ये बात तय है, सिर्फ इस बात से मेरी जरूर सहमति है कि वो जिस तरह के हालात एक वक्त में कांग्रेस के अंदर थे, नेता जब बड़े होते चले जाते, बड़े बड़े नेताओं का एक हुजूम अगर एक इलाके में सिमटना शुरू हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि उनको एकोमोडेट करने में थोड़ी मुश्किल आती है। और कैसे समाहित होंगे, सबकी नज़र इसी बात पर है। और वो अभी तो आंका नहीं जा सकेगा, वो आंका जाएगा तभी जब 2023 का चुनाव होगा। तो तब तक देखते रहिए, और ये इस तरह के अगर दोस्ताना और गलभैया की तस्वीरें आए तो भी देखिए और उसको देख के प्रसन्न होइए। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।